जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम दोस्त कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आजकल सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही है रिगार्डिंग जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी ने एक रूलिंग दी, जिसके ज़रिए से जो वज़ीर आला का इलेक्शन हो रहा था उसमें उन्होंने काफ लीग के जो 10 वोट थे वो इस बेसिस के ऊपर रिजेक्टेड कर दिए कि काफ लीग के जो पार्टी हेड हैं चौधरी शुजात, उसने जो प्रिजाइडिंग अफिसर था, जो स्पीकर था उस इलेक्शन का, जो प्रिजाइडिंग अफिसर था, उसको उन्होंने एक लेटर जारी किया कि जनाब मेरी पार्टी किसी को वोट नहीं देगी, लिहाजा उनके वोट काउंट ना किए जाएं। तो उस बेसिस के ऊपर उन्होंने उनके वोट्स को रिजेक्ट कर दिया। जब उनके वोट्स को रिजेक्ट किया गया तो उसी वक्त जो अफेक्टेड पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उनके उम्मीदवार थे वजारत आला के लिए चौधरी परवेज़ लाई, उन्होंने फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिसके वेरी नेक्स्ट डे 3 रुकनी बेंच ने उसकी समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं। उस बेंच ने समाअत के दौरान जो सबसे अहम नुकता था वो आर्टिकल 63A का था। आर्टिकल 63A के हवाले से बहुत बाज़गश चल रही थी और उसके हवाले से आपने बहुत से जो कानूनी माहरीन हैं, जिस तरह बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब हैं, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं, और उसके अलावा बैरिस्टर अली ज़फ़र है, और इसके अलावा बेशुमार जो आइनी माहिरीन हैं, अनवर मंसूर साहब हैं जो हमारे अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, और इसके अलावा भी लातादाद कानूनी माहिरीन जो बड़े कमाल के हैं और आइन के ऊपर उनकी बहुत गिरफ्त है। आपने उन सब की राय को भी सुना होगा, तो लिहाजा आर्टिकल 63 का आपको काफ़ी हद तक इल्म आ चुका होगा। और उन्होंने सब ने यूनैनिमसली एक ही राय दी कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है ये रूलिंग एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है और उसने जो रूलिंग दी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। फिर उसने जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा था आरफ अलवी ने रिगार्डिंग द इंटरप्रटेशन ऑफ आर्टिकल 63, उसके हवाले से भी उसने एक सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट दी थी उसका उसने उसके पैराग्राफ 3 का हवाला दिया कि जनाब मैंने उस पैराग्राफ 3 में से भी कुछ पॉइंट्स लिए थे, जिसकी बेसिस के ऊपर मैं इस जो रूलिंग है दे रहा हूँ और उनके वोट्स को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 63A है क्या। आर्टिकल 63A में ये बेसिकली जो डील करता है डिफेक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, कि किसी भी जो मेंबर है असम्बली का, चाहे वो नेशनल असम्बली का, पार्लियामेंट का, या किसी भी वो सेनेट का मेंबर है, चाहे वो किसी भी प्रोविंशियल असम्बली का, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या, इनराव करना। इसमें 5 चीज़ें दी हुई है इस आर्टिकल के अंदर। सबसे पहले इसमें यह चीज़ दी हुई कि अगर कोई बंदा अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, जो उसकी पार्टी है उससे वो रिज़ाइन कर जाता है तो वो डिफेक्ट कर जाएगा, या वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। ये 2 सिचुएशंस हैं। इसके बाद जो उसका आर्टिकल 63(1) का बी है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि अगर कोई भी मेंबर मीन जो इलेक्शन विन करके आया है, चाहे वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली है, चाहे वो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली है, चाहे वो सेनेटर है, अगर कोई भी मेंबर वोट्स करता है अगेंस्ट द पॉलिसी, अगेंस्ट द डायरेक्शन वोट करता है, या फिर अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग करने से बाज रहता है, किसकी डायरेक्शन पे, अगेंस्ट द डायरेक्शन इशूड बाय पार्लियामेंट्री पार्टी का इसमें जिक्र है बड़े वाज़ा तौर पर। और इसमें एक चीज़ मैं आपको वाज़ा तौर पर बताऊं कि यहाँ पे दुनिया में जितने भी जमहूरी ममालिक हैं वहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टी ही डिसीजंस करती है कि उस पार्लियामेंट में जिस जगह पे या जिस असम्बली में बैठे हुए हैं उन्होंने कौन से डिसीजंस मेकिंग करते हैं, ना कि उस पार्टी का जो पॉलिटिकली पार्टी का हेड होता है वो फैसला जाद करता है। अब यहाँ भी दोस्तों जो मेरी समझ में एक चीज़ आई है कि इसमें भी पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है, मतलब कि पार्लियामेंट्री पार्टी का भी एक सरबराह होता है कि जो भी जिस असम्बली में जो भी अगर MNAs किसी पार्टी के 100 विन करके आए हैं, या कोई ऐसा बंदा जिसने आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया था लेकिन बाद में उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके उसकी पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा बन गया। पार्लियामेंट्री पार्टी वो होती है कि जो बंदा भी इलेक्शन विन करके आता है, किसी भी असम्बली में पहुंचता है, उस असम्बली के जितने भी मेम्बरान्स होते हैं उन पर, उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने मेम्बरान्स होते हैं जो असम्बली में विन करके आते हैं, उनकी एक पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी होती है, उसको पार्लियामेंट्री पार्टी कहते हैं। और ये जो डायरेक्शन इशू है पार्लियामेंट्री पार्टी की जानब से, ना कि पार्लियामेंट्री हेड की जानब से। इवन के इसमें पार्लियामेंट्री हेड को भी उन्होंने इख्तियारात नहीं दिए हुए, बल्कि पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होगा, उसमें यूनैनिमसली वो डिसीजन करेंगे कि हमने किसको वोट करना है। और इसमें अगर वो एंटी वोट कर देता है 3 चीज़ों पर, एक अगर वो
इलेक्शन हो रहा है, वहाँ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा है, या फिर इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर हो रहा है, दो चीज़ें होगी, या फिर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, या फिर तीसरी चीज़ इसमें जो आ जाती है वो है अ मनी बिल और अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का बिल आ गया या मनी बिल आ गया, उसने जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उन्होंने डायरेक्शन इशू की यूनानिमसली के इजलास में कि जनाब हमने इस चीज़ को वोट देना है, तो मुश्तरका जो मुतफक्कर आए थे उसके मुताबिक पार्लियामेंट्री हेड ने डायरेक्शन इशू कर दी सबको, और वो पार्लियामेंट्री पार्टी की मुतफक्कर राय के बाद होगा, उस अकेले का डिसीजन भी ये नहीं होगा, ठीक है। अगर तो वो बंदा इस जो डायरेक्शन है उसके खिलाफ वोट कास्ट कर देता है या फिर वो वोट कास्ट नहीं करता, ठीक है, ये इसका एक ही हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा ये होगा कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड होगा फिर वो रिपोर्ट करेगा पार्टी हेड को, फिर उसमें दूसरे में क्लियरली ये मेंशन है ही मे बी डिक्लेयर्ड इन राइटिंग बाय द पार्टी हेड, साफ साफ लफ्ज में लिखा हुआ है, ठीक है। पार्टी हेड जो होगा वो फिर उसका एक रेफरेंस बनाएगा, उसकी एक डिक्लेरेशन बनाएगा, डिक्लेरेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? जो भी असम्बली होगी उसका जो स्पीकर होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है या वो डिप्टी स्पीकर है, जो भी उस वक्त इलेक्शन को कंटेस्ट करवा रहा है वो उसका होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसको भेजेगा। और एक ये चीफ इलेक्शन कमीशन को एक नोटिस वो जो डिक्लेरेशन भेजेगा, और एक डिक्लेरेशन जो है ना वो भेजेगा उस मेंबर को जिसने डिफेक्शन किया है, ठीक है, जिसने पार्टी की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उसकी डायरेक्शन के एंटी वोट कर दे या वो अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग रहा है, ठीक है, उनको वो नोटिस करेगा। इसमें भी डिफेक्शन के ऊपर भी आके 3 डिक्लेरेशन के नोटिस जाने हैं। एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहा था किसी भी असम्बली में, दूसरा बंदा वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो, और तीसरा उस बंदे को जिसने डिफेक्शन की, और उससे पूछा जाएगा शो कास्ट नोटिस के जरिए से कि भाई तुम्हारे खिलाफ हमने ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तुम बताओ कि तुम्हें क्यों ना हम डिफेक्शन में लेके जाएं, तुम्हें क्यों ना डिसीट करवाएं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यही है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। जब किसी बंदे को सुना नहीं जाएगा तब तक उसको आप सजा नहीं दे सकते, उसको आपने सुनना है। अच्छा, इसमें एक तो पार्लियामेंट्री पार्टी आ गई कि जनाब जो भी पार्लियामेंट में मौजूद है और उसकी कानून की मंशा है। देखें कि ज़रूरी नहीं होता कि जो पार्टी का हेड होता है वो पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा हो या पार्लियामेंट्री पार्टी का भी हेड हो। जिस तरह इस केस में था कि चौधरी शुजा साहब जो हैं PMLQ के सरबराह जो सदर हैं, वो ही इज़ अ पार्टी हेड बट ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली एंड ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्लियामेंट्री हेड। वो सिर्फ एक पार्टी हेड है। अगर एक पार्टी हेड जिस तरह नवाज शरीफ है वो लंदन बैठा हुआ है, या कोई भी पार्टी हेड वो बैरून मुल्क है, या आप साहब लगा लें कि एक पार्टी हेड है वो सिंध में बैठा हुआ है और उसकी एक पार्लियामेंट्री पार्टी है जो जिसने पंजाब में सीटें विन की हुई हैं, उनकी तादाद 15 20 है 40 है, तो वो वहाँ पे बैठा हुआ है, डिक्टेशन नहीं दे सकता उस पार्लियामेंट्री पार्टी को, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री पार्टी बेहतर तरीके से जानती है कि जनाब हमने किस तरह से डिसीजन मेकिंग करनी है, हमने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। वो पार्लियामेंट्री पार्टी बेहतर तरीके से इस मामला को चलाती है, ना कि एक बाहर बैठा हुआ शख्स पार्टी हेड होने की बिना पर वो कोई डायरेक्शन इशू कर दे। यही इसमें कानून की मंशा भी है और इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन जो थी, जो उन्होंने लेजिस्लेशन की और एट द टाइम उन्होंने जो स्पेसिफिकली वर्ड्स मेंशन किए इसमें कि जनाब ये पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शंस के ऊपर होगा कि उन्होंने वोट किसको कास्ट करना है या किसको नहीं करना, ठीक है। और इसी तरह ये जो फिर दूसरा इसका हिस्सा आ जाता है डिफेक्शन वाला कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। अगर कोई पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन पर अमल नहीं करता तो फिर उसके बाद जो दूसरा किरदार शुरू होता है वो पार्टी हेड का होता है। पार्टी हेड एज एक सरबराह, एक ग्रैंड फादर के तौर पर, एक बड़े के तौर पर काम करता है। उसने देखना होता है कि जनाब अगर एक बंदा है, मेरा मेंबर है, वो पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा है, उसने अगर वोट नहीं दिया या वो अब्सटेन फॉर वोटिंग है तो उसने किस बेसिस के ऊपर वो वोट नहीं दिया, क्या उसके खिलाफ कोई दरेबंदी तो नहीं है, या उसको कोई ज्यादती का निशाना तो नहीं बनाया जा रहा, या उसके खिलाफ कोई मखसूस तरीके से कंपेन तो नहीं चल रही। वो इन सारी चीज़ों को देखेगा। अगर वो समझता है कि जनाब वाकईतन ही इसने जो पार्लियामेंट्री पार्टी ने एक डायरेक्शन इशू की थी उसके ऊपर नहीं करा, तो फिर ये उसकी अथॉरिटी है, उसका प्रेरोगेटिव है कि वो एक डिक्लेरेशन उसका भेजे या ना भेजे। अगर वो भेजता है तो उसका तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया कि 3 नोटिस होंगे, 3 डिक्लेरेशन होंगे। एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो भी इलेक्शन को कंटेस्ट करवा रहा था, जो प्रिजाइड कर रहा था, वो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है या कोई भी है, वो करेगा। दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाएगा और तीसरा उस बंदे को जाएगा जिसके ऊपर डिफेक्शन अप्लाई करनी है। ये तरीकाकार है।
आर्टिकल 63 के अंदर। अब इस केस के ऊपर जो मज़ीद चीज़ें हम उसको देख लेते हैं। पहली तो बात यह है कि आइन में आर्टिकल 63A में कैटेगोरिकली ये वर्ड्स मेंशन है जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और आपको डिफरेंट मीडिया टॉक्स के ऊपर डिफरेंट तजिया नगार, कानूनी माहिरीन, आइनी माहिरीन सब यही बातें बता रहे होंगे जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके बाद मतलब एक वक्त के लिए आप किसी दुनिया में जाकर रिज्यूम कर लें कि ये पार्टी हेड का ही इख्तियारात थे कि उसने जनाब ये जो पार्टी का हेड उसके इख्तियारात थे, उसने डायरेक्शन इशू करनी है, तो उसके ऊपर अब आ जाते हैं। देखिए पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक रन ऑफ इलेक्शन हो रहा है। अगर तो ये इसको मान लिया जाए कि जनाब ये पार्टी हेड डायरेक्शन था, तो फिर वो तो परवेज़ लाई तो उम्मीदवार ही नहीं रहता। कैसा उम्मीदवार है कि जो खुद को वोट नहीं कास्ट कर सकता, ठीक है। ये तो रन ऑफ था, जो पहला इलेक्शन हुआ था उसका तसलसल था। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्टिकल 63 की जो उस वक्त उन्होंने इंटरप्रटेशन की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब जो भी मेंबर वो ड्यूरिंग वोटिंग ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर वो करेगा, या फिर एट द टाइम ऑफ वो मनी बिल करता है, या फिर एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाती है, या इसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस। अगर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शंस के एंटी वोट कास्ट करता तो उसका वोट का अकाउंट नहीं होगा। ये उन्होंने इंटरप्रिटेशन की थी, ठीक है ना। अगर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की नहीं करता तो ये जनाब ये जो अगर कोई डायरेक्शन इशू करनी थी तो फर्ज कर लें अगर पार्टी हेड नहीं करनी थी, तो ये चूंकि एक तसलसल था इलेक्शन का, तो जो पहले इलेक्शन में जो डायरेक्शन थी वही चली आएगी, ना कि उसमें कोई नई डायरेक्शन आएगी। इसमें तो सिर्फ ये हुआ था कि जो 25 मेंबरान थे उनके वोट कास्ट नहीं होंगे, बल्कि उनकी जगह जो विन करके आए हैं या जो स्पेशल सीट्स पे आएंगे वो फिर अपना आज़ादाना अपनी मर्जी से अपनी पार्लियामेंट्री जो उनको पहले ऑलरेडी डायरेक्शन थी उसके मुताबिक वो वोट कास्ट कर देंगे। तो ये एक रन ऑफ इलेक्शन था, एक तसलसल था इलेक्शन, इसमें नई डायरेक्शन तो दी ही नहीं जा सकती थी, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ें इसमें देखें कि जो डायरेक्शन है जनाब, डायरेक्शन अगर पार्टी हेड नहीं करनी थी तो डायरेक्शन तो उसने इशू करनी थी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो एमपीएज हैं, उसको उनको नोटिस जारी करता, उनको डायरेक्शन करता, ना कि वो डिप्टी स्पीकर के अपने कोर्ट से निकाल रहा है, अपने पास एक लेटर जारी कर रहा है। वो डिप्टी स्पीकर को तो लेटर लिखने का मजाज नहीं है, वो तो उसने लेटर इशू करना था, नोटिस इशू करना था अपने पार्लियामेंटेरियंस को, अपने एमपीएज को जिन्होंने वोट कास्ट करना था, उसको तो उन्होंने कोई डायरेक्शन इशू नहीं की, किसी किस्म का नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि उसने डायरेक्टली जो नोटिस इशू करना था, जो लेटर था, वो जनाब उसने उसको डायरेक्टली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था, डिप्टी स्पीकर था, जो उसको सेंड कर दिया। इसमें आप उनकी देखें कि इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन देखें कि बदनीयती किस हद तक है इन सब मामलात के अंदर ये सारी चीज़ें चली हैं। फिर उसके बाद अगर आप इसमें देखें इन जो मामलात हैं कि अगर तो उसके पास आ गया था जो डिप्टी स्पीकर था, उसके पास ये सारी चीज़ आ गई, लेटर आ गया था, अगर उसने उस लेटर के ऊपर ही अमल करना था, उसी के ऊपर उसने अपना फैसला करना था, तो जनाब उस अगर लेटर पर वो अमल करता है तो जो उस वक्त उम्मीदवार था वजीर आला का परवेज़ इलाही, वो तो उम्मीदवार ही नहीं रहता। चूँकि अगर उसके पार्टी हेड ने कह दिया, फ़र्ज़ करें पार्टी हेड की डायरेक्शन चलनी है, तो उसके पार्टी हेड ने कह दिया कि जनाब ये किसी को भी वोट नहीं करेंगे, तो फिर उनकी जो कैंडिडेचर है वो ही ख़त्म हो जाती है, उसकी तो वही उन्होंने ख़त्म कर दी। तो जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन हो रहे थे वो क्या होने थे। फिर इसके बाद एक चीज़ आपको देखी जाएगी कि आपने ड्यूरिंग इस इलेक्शन में कहीं नहीं देखा होगा कि वजारत आला के उम्मीदवार के लिए कागजात जमा हो रहे हैं, किसी ने करवाने हैं, ये एंडिंग डेट है, ये जाँच पड़ताल की डेट है, ये एतराज़ात की डेट है, किसी ने भी करवानी है तो वो करवा सकते हैं। इस तरह की किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी होगी। वो इसलिए नहीं सुनी होगी कि ये रन ऑफ इलेक्शन था, उसमें जो उम्मीदवार थे उन्होंने ही आगे आना था और सारा प्रोसेस वही इसके अंदर चलना था, ठीक है। इसके बाद आप हम जो दूसरी चीज़ों को लेके चलते हैं उसमें यह है कि एक जो पीडीएम ने इस वक्त एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि जनाब फुल कोर्ट का बेंच तश्कील दे, फुल कोर्ट। जनाब एक सिंपल क्वेश्चन है इसमें, जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने भी कहा था कि डिप्टी स्पीकर साहब आ जाएं और हमें बता दें। पर्सनली हम उसको सुनना चाहते हैं कि उसने किस आइन के तहत, आइन के कौन से आर्टिकल के तहत, और जो हमारी जजमेंट थी उसके किस हिस्से के तहत किया था। जजमेंट में पैराग्राफ 3 में भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह मेंशन है कि अगर कोई पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शंस के एंटी वोट कास्ट करता है तो वो वोट काउंट नहीं होगा, ना कि पार्टी हेड की, ठीक है। लेकिन वो दोस्त मजारी साहब नहीं आए, भाग गए, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने जो भी काम किया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, और उन्होंने जो भी समझा है बदनीयती की है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिसयूज़ किया, उनको वाज़ेह तौर पर पता है और हर चीज़ बिल्कुल सामने तौर पर मौजूद है। फिर इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले भी किया था कि उन्होंने हमजा शहबाज को एक ट्रस्टी वज़ीर आला बना दिया, अभी बना दिया, हालांकि आइन में किसी भी किस्म की कोई भी आर्टिकल ट्रस्टी वज़ीर आला का गुंजाइश नहीं करता।
ये एक चूंकि एक रिग्ड इलेक्शंस, एक बदनीयती के ऊपर इलेक्शंस और एक गलत रूलिंग के जरिए बना है, तो सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त भी चाहिए तो अब भी चाहिए था कि ये जो उस्मान बुज़दार है उसको बहाल करते, वो जो गवर्नेंस के मैटर्स हैं वो देखते उसको, जब तक इस केस का फैसला ना हो जाता। तो ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द वे जाके इनको एक ट्रस्टी जो वज़ीर आला बनाया है वो किया है, और ये उसके ऊपर भी राज़ी नहीं हो रहे। और आपको पता है कि नून लीग को जब भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फैसले जात नहीं मिलते तो उन्होंने हमेशा अदारों के ऊपर अटैक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने हमला किया, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये दौंस और ये फितने से बड़े हुए जजेस और मुख्तलिफ किस्म के ऐसे ऐसे अल्फाज यूज़ किए कि, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐसे ऐसे इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए जिसको हम दोहरा नहीं सकते। फिर भी इनको रिलीफ मिला, किसी को कुछ नहीं कहा गया, किसी को पकड़ा नहीं, किसी को सवाल नहीं किया। और उसके बाद आप देखें कि जो एक फेयर क्रिटिसिज्म था जो सोशल मीडिया पर लोग कर रहे थे, उसके ऊपर भी किस तरह क्रैकडाउन किए गए, और जिस तरह एंकर्स पर्सन के ऊपर हम उनको किया गया, हालांकि उन्होंने एक फेयर इलेक्शन, एक जो फेयर क्रिटिसिज्म था वो उन्होंने किया था, तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया गया। तो लेकिन जिस तरह के नारे पीडीएम लगाती रही है और इनके जो मेंबरान हैं और जो इनके इत्तेहादी हैं वो जिस तरह का करते रहे हैं, अब देखें ये तमाम लोग एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, ये एक अपनी मैं नुक्ता राय देता हूँ। पहले एक मैं कानूनी एक आपके सामने चीज़ें रख रहा था, ठीक है ना, वो सारी आपके सामने चीज़ें रख दी। आर्टिकल जो 63A था उसकी भी सारी चीज़ें रख दी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पार्टी हेड का क्या किरदार है, उसमें पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या किरदार है, फिर पार्टी हेड को क्यों जिम्मेदारी दी गई है, उसने क्या क्या करना है, फिर उसके बाद जो फुल कोर्ट का ये एक इंतहाई यूजलेस, इसका मकसद है कि ये चीज़ चाहते हैं इसको प्रोलॉन्ग करें, जितना लंबा कर सकते हैं इसको करें, जितना लंबा कर सकते हैं इस चीज़ को ले जाएं ताकि ये इसमें उलझे रहें। ठीक है, अब ये कहते हैं जनाब अगर 3 रुकनी बेंच देगा तो हम नहीं मानेंगे। बोले तुम क्यों नहीं मानोगे, तुम होते कौन को ना मानने वाले। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट एक आर्डर एक जजमेंट दे और तुमको हम नहीं मानेंगे, ये तो एक कहावतें तो बहुत है इसके ऊपर, लेकिन इस वक्त मैं चूँकि एक आपके सामने के लीगल व्यू रख रहा हूँ तो इसलिए वो मैं नहीं कर सकता कि पॉलिटिकली नहीं कर सकता। तो इन शॉर्ट ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर की। उम्मीद है कि आपको उससे नॉलेज में मिला, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ होगा। बहुत सी सारी चीज़ें तो आपके इल्म में होंगी, लेकिन उसको मैंने मज़ीद आसान करके आपके रखा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।